नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसेस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का जो आपका डेली प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, मैं आपको अल्टरनेट में अपलोड कर रहा हूं ताकि आप पहले वाला भी वीडियो बहुत रिवीजन जो छूटा हुआ आप रिवीजन कीजिए। और ये आपका फ्रेंड्स आपका जो सेट नंबर है वो सेट नंबर 12 है। इससे पहले मैंने फ्रेंड्स 1 से लेकर 11 तक अपलोड कर दिया हूँ, लगभग उसमें 50 क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ आप एक सेट में 50 क्वेश्चन है तो आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको ना फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से आप जुड़ जाइए और टेलीग्राम के चैनल से आप जरूर जुड़ जाइएगा। और पीसीएस मेकर पे फर्स्ट टाइम होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं किस अधिनियम को, तो याद रखिएगा कि 1858 का भारत परिषद अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता के का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट, तो याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और याद रखिएगा कि भारत का प्रथम जो गवर्नर जो मतलब कि बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। नेक्स्ट है आपका कि 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें हुआ था कि सिविल सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षा होगा। यह 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। और आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो याद रखिएगा कि संविधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा यही है 1935 के भारत शासन अधिनियम। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1858 में भारत परिषद अधिनियम। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की, तो आप एक डेट याद रखिएगा, 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 में क्या हुआ था कि पंचायती राज्य को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और याद रखिएगा कि पंचायती राज में जो आपका विषय है वो कितने विषय है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा कि पंचायती राज में जो विषय है वो आपका 29 विषय है और नगर निगम में आपका 18 विषय, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल और पंचायत। अगर यहाँ पे रहता है क्या कि 12वीं अनुसूची, देखिए 12वीं अनुसूची जो है आपका नगर निगम से संबंधित है। अगर रहता है कि 12वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है, तो राज्य विधानमंडल और नगर निगम के बीच में करती है। तो मैं दोनों यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया हूँ। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ आपके पंचायती राज से संबंधित समिति है, उसको आप नोट डाउन करिएगा। पहला समिति आपका बलवंत राय मेहता समिति, इसकी स्थापना हुआ था 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति की। दूसरा आपका सादिक अली समिति की स्थापना हुआ था 1964 में, सादिक अली समिति की स्थापना हुआ था 1964 में। अशोक मेहता समिति की स्थापना हुआ था 1977 में, अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था, 1977 में। अगर हम बात करते हैं GV.K. राव समिति की स्थापना हुआ था 1985 में, 1985 में। अगर हम बात करते हैं कि LM सिंघवी समिति की स्थापना हुआ था 1986 में, LM सिंघवी समिति की जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं क्या कि PK थुंगन समिति, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, PK थुंगन समिति की स्थापना 1988 में हुई थी। और गॉडगिल समिति की स्थापना भी 1988 में हुई थी। और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और याद रखिएगा कि ये आपके किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। तो इतना सारा पॉइंट मैं आपको पंचायती राज से मैं बताया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप जरूर इसको नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को जो है वह गैर सरकार सदस्य कहा जाता है। अगला 4 नंबर की सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सूचना का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि सूचना का अधिकार, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ना आप एक ऑप्शन को कट कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी के जगह पे आप लोग लिख लीजिएगा प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, और यही आपका सूचना का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे काट के लिख लीजिएगा, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए में कि सामाजिक समानता के अधिकार में, तो ये अनुच्छेद 15 में है। गिरफ्तार के विरुद्ध संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, ये ध्यान रखें। राइट आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार क्या है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत।
ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति के साथ साथ के राज्य में जो राज्यपाल होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करते हैं क्या कि अध्यादेश कब वापस ले सकते हैं, तो जब राष्ट्रपति की इच्छा हो। अगर राष्ट्रपति का मन होगा तो वापस लेंगे, नहीं मन होगा तो वापस नहीं लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक 2 क्वेश्चन है, एक 6 सप्ताह के भीतर, एक 6 माह के भीतर। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश लागू रहता है। मतलब क्या, अगर राष्ट्रपति कोई अध्यादेश जारी करता है तो संसद के सत्र में आने से 6 सप्ताह के भीतर 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश लागू रहता है। इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सुनिए। देखिए कि संसद के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश लागू रहता है। 6 माह के भीतर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं कि 6 माह के भीतर, तो राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश अधिकतम 6 महीनों तक जारी रह सकता है। अधिकतम, जब संसद के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है ना, तो राष्ट्रपति जो है वह अध्यादेश अधिकतम 6 महीने तक लागू रख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया। देखिए, अगर हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था कि मौलिक कर्तव्य के भाग 4 के क और आपका अनुच्छेद 51 के क को जोड़ा गया था। और ये किसके सिफारिश पर, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के क अनुच्छेद 51 के क जोड़ा गया था। और ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा प्रभावी बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था, जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। कब, तो 1999 में। याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था, जे.एस. वर्मा समिति का गठन 1999 में किया गया था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से, तो 2 याद रखिएगा, जे.एस. वर्मा समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला 7 नंबर की ई गवर्नेंस का आशय है, तो ई गवर्नेंस का आशय है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार सरल, नैतिक, उत्तरदायी, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला 8 नंबर की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए, ये जो प्रदान करेगा वो आपको कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था, तो यह आया था 2005 में अस्तित्व में आया था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का काम किनका होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, वो जो अपने पद पे जो लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं, इसका कोई शपथ नहीं दिलाया जाता है, ठीक है। ये इनके सदस्य होने का शपथ दिलाया जाता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। तो याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। अगला 11 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी लोकसभा अध्यक्ष के समकक्ष पद धारण करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला हमारे देश में प्रथम नागरिक होते हैं देश के राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद होते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर होते हैं 5वें नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो अगर हम बात करते हैं ना कि इनका क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिए लोकसभा का अध्यक्ष ना, इनका क्रम 6 के क के अधीन है। तो याद रखिए मुख्य न्यायाधीश का भी यही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश। अगला आपका 12 नंबर के अंतर्राज्यीय संबंध का चर्चा किस भाग में है, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे संबंध नहीं होगा, अंतर्राज्यीय परिषद हो जाएगा, परिषद कर लीजिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा किस भाग में है, तो भाग 11 में वर्णित है। केंद्र राज्य संबंध का भी चर्चा यहीं पे है, भाग 11 में। अब भाग 14 में याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग का है भाग 14 में वर्णित। और ये देखिए केंद्र राज्य के बीच में जो भाग 11 में जो संबंधित है ना, अनुच्छेद 245 से लेके अनुच्छेद 263 तक ये वर्णित है। 13 नंबर की किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन लाने का कोशिश किया जा रहा है, तो 99वां संविधान संशोधन 2014 के तहत केंद्र सरकार द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका के अधीन लाने का कोशिश किया जा रहा है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन की किसी भी क्षेत्र में चुनाव को रद्द करने की शक्ति किसमें निहित है, तो चुनाव आयोग में केवल निहित है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर की निम्नलिखित में से किनका संबंध राष्ट्रपति शासन से है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए हमारे देश में 3 आपातकालीन की व्यवस्था है। एक है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण युद्ध में ये जो आपातकाल होता है जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं अनुच्छेद 352 में है। एक आपका है कि राष्ट्रपति शासन जो आपको राज्य में लगाया था 365 और 356 के तहत, याद रखिएगा 365 राज्य में जब कोई आपातकाल राष्ट्रपति लगाया था 356 के तहत और केंद्र में 365 के तहत। तो याद रखिएगा कि
365 और ये भी याद रखिएगा 356 जो है तो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लगते हैं। अगला है आपका 360 भी एक याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है 360 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 365 और 356 भी याद रखिएगा। 16 नंबर है कि सायम उपोषद नामक सभा संबंधित है किससे, तो बौद्ध धर्म से। सायम उपोषद नामक सभा जो संबंधित है बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर की अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सिहली अनुसूत्रियों के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, बिल्कुल आपका गलत है। देखिए पहले अशोक शैव धर्म का अनुयायी था, फिर वैष्णव धर्म बना, फिर क्या हुआ लास्ट में अशोक धर्म मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं सिहली अनुसूत्री के नहीं बल्कि राजतरंगिणी का कलहन पुस्तक है उसके अनुसार अशोक शैव धर्म के अनुयायी थे, बिल्कुल आपका गलत है। अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष नहीं बल्कि अशोक अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, ये भी गलत है। स्वनियंत्रण अशोक के धम्म नीति को मूल सिद्धांत थे, ये आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केवल आपका जो सही है वो 3 आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर के हर्षवर्धन का शिलादित्य संबोधन मिला था। देखिए अगर हम बात करते हैं कि हर्षवर्धन को, तो हर्षवर्धन जो इसका शासनकाल की अगर हम बात करते हैं तो इसका शासनकाल जो था हर्षवर्धन का वो 606 से लेके 647 तक था। और शिलादित्य का संबोधन किया था हेनसांग जो चीनी यात्री था। चीनी यात्री जो हेनसांग ने क्या हुआ था कि शिलादित्य संबोधन किया था। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर की कुंडल संगमम का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो कुंडल संगमम का जो युद्ध हुआ था वो चालुक्य एवं चोल के बीच में हुआ था। और ये जो कुंड संगमम का जो युद्ध हुआ था ना ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के तट पर हुआ था। कर्नाटक में कब हुआ था, 1062 ईस्वी में। याद रखिएगा कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक में 1062 ईस्वी में हुआ था। और चालुक्य की तरफ से सोमेश्वर प्रथम और चोल की तरफ से राजेंद्र द्वितीय भाग लिए थे। राजेंद्र द्वितीय जीत गए थे और सोमेश्वर प्रथम हार गए थे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 20 नंबर के तराइन के युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था। देखिए अगर हम बात करें तराइन के 3 युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में और तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। तो यहाँ पे तत्कालीन कारण पूछ रहा है, मतलब प्रथम युद्ध के बारे में पूछा था। देखिए तराइन का जो युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण करना। देखिए अगर बात करते हैं भटिंडा दुर्ग ये जो था वो पृथ्वीराज चौहान का ये क्षेत्र था। और यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद गौरी आक्रमण कर लिया था जिससे पृथ्वीराज चौहान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के बाद 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। तो इसी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला आपका 21 नंबर की बलबन द्वारा सिजदा एवं पावोश का नियम लागू करने का प्रयोजन था। देखिए सिजदा मतलब होता है कि सर झुकाना, और पावोश का मतलब होता है क्या, पैर को चूमना। तो देखिए बलबन की अगर हम बात करते हैं तो बलबन जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था जो 1266 से लेके 1286 तक ये गद्दी पर था और शासन इन्होंने किया था। अगर हम बात करते कि सिजदा पर नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था, तो ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था। देखिए मजहर की घोषणा की थी अकबर ने 1589 1579 में किया था। मजहर की घोषणा अकबर ने किया था। और ये देखिए अबुल फजल और फैजी ये अकबर के 9 रत्न में से एक थे। अबुल फजल और फैजी के पिता कौन थे, शेख मुबारक थे। अबुल फजल और फैजी के पिता कौन थे, शेख मुबारक। यही मजहर का प्रारूप तैयार किया था किसने, तो शेख मुबारक ने। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की माइली गांव की घटना का संबंध किस देश से। देखिए माइली गांव की घटना हुआ था 1968 में, 1968 में हुआ था। ये अमेरिका के सैनिकों के द्वारा, अमेरिका के सैनिकों ने क्या हुआ था कि वियतनाम के लोगों पर को मौत के मतलब कि घाट उतार दिया था। यही घटना किससे, माइली तो वियतनाम से है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा कार्य लॉर्ड कार्नवालिस से संबंधित। देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। सहायक संधि पद्धति की शुरुआत डुप्ले ने किया था। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध ये लगाया था किसने, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने। और महलवाड़ी व्यवस्था पर क्रियान्वयन की बात करते हैं तो ये 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और याद रखिएगा कि सहायक संधि पद्धति के तहत अंग्रेजी कंपनी साम्राज्य का विस्तार बेलेजली ने किया था। याद रखिएगा, देखिए सहायक संधि पद्धति की शुरुआत किसने की, तो डुप्ले ने। लेकिन सहायक संधि पद्धति के तहत अंग्रेजी कंपनी साम्राज्य का विस्तार बेलेजली ने किया था। ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत होइएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर के सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का संबोधन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए सरोजिनी नायडू जो थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि महात्मा गांधी के साथ जो 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू क्या भाग ली थी, ये भी ध्यान रखिए। अगर बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो आपको पता है कि महात्मा की जो उपाधि है ना, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं दिए थे, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। और या एक और याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने
गुरुदेव की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या उपाधि दी? गुरुदेव की उपाधि दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। दोनों क्वेश्चन आप क्लियर यहाँ पे समझ गए हों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को दी थी और महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, देशभक्तों का देशभक्त। और याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दी थी। अगर बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, देखिए बापू की उपाधि महात्मा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला 26 नंबर की कांग्रेस के किन अधिवेशन में कादम्बरी गांगुली ने सर्वप्रथम भाग ली थी? तो याद रखिए 1890 का कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था ना, तो इसी अधिवेशन में कांग्रेस का मंच से संबोधन किया था कांग्रेस को ये कादम्बरी गांगुली ने 1890 कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी फिरोज शाह मेहता ने, याद रखिएगा। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था और 1889 का कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था इसकी अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की, निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत पर कहा है कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? तो किसने कहा? तो ये कहा है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कि भारत विभाजन पर कहा है कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद में पक्ष का समर्पण है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर की, भगत सिंह ने किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो याद रखिएगा ये होता यंग इटली आंदोलन। यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किया था। और आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1989 में, और रूसी क्रांति हुआ था 1917 में। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, तो याद रखिएगा 1789 में हुआ था। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा लिया गया था फ्रांस से 1789 में। और 1917 में जो रूस की क्रांति हुआ तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया गया था, रूस की क्रांति थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यंग इटली आंदोलन। अगला 29 नंबर, खुदीराम बोस का जन्म किस गांव में हुआ था? देखिए खुदीराम बोस का जन्म 1889 में 1889 में हुआ था और ये हुआ था आपका वेस्ट बंगाल के मिदनापुर जिला के हबीबपुर गांव में हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ये खुदीराम बोस जो थे युगांतर पार्टी संबंधित थे, युगांतर पार्टी से ये संबंधित थे। अगला 30 नंबर की, भैरववाल की संधि का संबंध किससे है? देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेकर 46 में, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो 1848 से 49 के बीच में हुआ था। तो देखिए ये आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित है भैरववाल की संधि। अगला 31 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है? देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। सिक्किम की बात करें तो ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, चीन, भूटान और नेपाल के साथ। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये भी 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, म्यांमार, चीन और भूटान। लेकिन त्रिपुरा से केवल जो है वो बांग्लादेशी सीमा, तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन है? तो त्रिपुरा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा हो जाएगा। 32 नंबर है आपका कि शिवालिक के निचले भाग को कहते हैं? तो तराई कहते हैं, तराई। अगला 33 नंबर की, मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? तो ये एशिया महादेश से मकर रेखा नहीं गुजरती है। 34 नंबर है कि सास्माकोट्टा झील किस राज्य में स्थित है? देखिए सास्माकोट्टा झील जो है आपके केरल में स्थित है। अगला 35 नंबर की, कालपोक परियोजना अवस्थित है? देखिए कालपोक परियोजना जो है वो कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्या? तो कालपोक परियोजना। और याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है उसका नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। याद रखिएगा श्री विजयपुरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ का मतलब ये होता है ना कि पश्चिमी विक्षोभ से रबी फसल के लिए लाभदायक होता है और खरीफ फसल के लिए लाभदायक नहीं होता। देखिए चना, आलू और मटर ये रबी फसल है, मूंगफली आपका खरीफ फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर की, वर्धा जनजाति किस राज्य में निवासी करती है? तो देखिए वर्धा जनजाति है ना वो गुजरात में निवास करती है, गुजरात में। अगला 38 नंबर की, भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई है आपके त्रिपुरा से। त्रिपुरा से पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत की गई है, कहाँ से? तो त्रिपुरा से की गई है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? तो याद है कि केरल का कोचीन बंदरगाह है जो सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। अगला 40 नंबर की, भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई? देखिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में सीमेंट उद्योग की जो शुरुआत हुई थी ना 1904 में चेन्नई से जो हुआ था, जो असफल हुआ था।
अगर हम सफल की बात करें तो 1914 में हुआ है और ये गुजरात के पोरबंदर से हुई है। 1914 में गुजरात के पोरबंदर से हुई है। अगला 41 नंबर की निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाए गए हैं? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब से लगा है, पंजाब। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर की डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान कौन है? तो छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जो है वह डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है। 43 नंबर की गिर नस्ल पशु है किसका? तो ये गिर नस्ल है गाय का। 44 नंबर की बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर। ये कहाँ पे है? तो बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य जो है आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर की खांटम लोकनृत्य किस राज्य में? देखिए खांटम, पाकीपुला और चोरोकान। खांटम, पाकीपुला और चोरोकान जो है आपके मिजोरम का ये लोक नृत्य है। 46 नंबर की फ्रेंड्स एंड फोयस किसकी रचना है? तो ये आपके शेख मुजीबुर रहमान की रचना है, फ्रेंड्स एंड फोयस। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश का गांधी कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। 47 नंबर की लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे? तो देखिए लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे वुड्रो विल्सन। 48 नंबर की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में दिया गया था। 49 नंबर की यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशन चिल्ड्रन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 50 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है? देश और संसद का नाम। ताइवान के संसद का नाम खुरल नहीं बल्कि युआन है, युआन है। और या खुरल जो है आपके, या आपके मंगोलिया के संसद का नाम है खुरल, मंगोलिया के। स्पेन का है कोटस, पोलैंड का है सोजिम और बांग्लादेश का है जातीय संसद। तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ये आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो 12 था वो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जो भेज दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन जरूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।